जय हिंद आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। वो चाहे टीजीटी पीएचडी में आप हों या नेट जेआरएफ में हों या फिर किसी भी उद्देश्य से अगर आप काव्य शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र स्पेशल रूप से, तो आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी इस वीडियो में इस अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे या समझाएंगे, हम लोग आपस में जो चर्चा करेंगे स्पेशली, वो ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि कहीं से ज्ञान लेके आए हैं, है ना। इस बात को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। वो आसपास की जो चर्चित किताबें हैं, जो चर्चित टीचर हैं, जो गुरुजन हैं, उन्हीं लोगों से किसी परीक्षाओं के माध्यम से कभी ज्ञान के लिए हमने सीखा है। ये बात हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि आपको कोई द्वंद्व ना हो ये चीजें कहाँ से हैं। अब इन किताबों में अगर सोच के हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि कहाँ से, तो जैसे मान लीजिए कुछ ऑथेंटिक किताब जो कंटेंट हम देंगे वो शुक्ल का है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, एक चर्चित किताब है हिंदी साहित्य में। के आर माहिया सर, मतलब कि बड़े आदर्श के साथ उनका नाम लेते हैं, के आर माहिया सर हैं। ज्ञान वितान प्रकाशन की उनकी एक किताब आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, उनकी किताब है। एक यूट्यूब पे मैम है जिनका नाम है रीता गौड़, डॉक्टर रीता गौड़ मैम है। कुछ उनका कंटेंट जैसे कभी हम उनसे पढ़े हों। इस तरह से और भी चैनल हैं, जितने भी गुरुजन लोग हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हैं, चाहे उनकी किताब है, मतलब हम सभी गुरु चरणों को एक बार प्रणाम करते हैं। और उनकी कृपा के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी कृपा से ही यह संभव है कि हम आपके सामने खड़े हैं। वो कोई भी गुरुजन हो, जो लोग भी हमसे पहले से पढ़ा रहे हो, उन सभी गुरु चरणों को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं। और इसके बाद उनको प्रणाम करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हम कैसा पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, खराब पढ़ाएंगे, पता नहीं कैसा पढ़ा पाएंगे, हम आपको सही समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे तो आप लोग बताएंगे हमको बाद में। लेकिन उन सबकी कृपा है, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। जो लोग भी हमसे पहले से पढ़ा रहे हैं, हम उन्हीं को मानते हैं को क्या है, सर्वज्ञ हैं। ठीक, हम तो क्या है, अल्पज्ञ हैं। बस एक प्रयास करना हमारा धर्म, हमारा उद्देश्य है। चलिए, ये तो बात हो गई डिस्कशन की। अब हम लोग याद करते हैं जरा कि यहीं से शुरू कर लेते हैं। अगर गुरुओं की बात हुई है, गुरु चरणों की बात हुई है, तो हम लोग यहीं से याद कर लेते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो नाथों के नाथ हैं, विश्वनाथ हैं। सानंद मानंद बने वसंतम, आनंद कंदम हतपाप वृंदे, वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपंदे। हम सभी गुरु चरणों को याद करते हैं, हम उनके चरणों में अपना मतलब प्रणाम निवेदित करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है और आप लोग कहीं भ्रमित हो जाएं कि यहाँ का कंटेंट है कुछ, ये तो एक लाइन वहां से आई है। तो भाई हमारे पास अपना क्या है, जो आसपास से पढ़े हैं, सीखे हैं, समझे, वही तो बता पाएंगे, इसलिए। और आपको थोड़ा सा रिसोर्स की भी जानकारी हो जाए। चलिए, ये तो हुई एक बात। अब हम लोग आपका जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है काव्य शास्त्र। वो क्या है, काव्य शास्त्र है। तो जरा हम लोग समझते हैं। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहते हैं क्योंकि आज पहला सेशन है, थोड़ा सा समय लगेगा 2-4 मिनट की। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जो बातें हम बताएंगे आप लोग साथ में नोट करते हुए चलेंगे। केवल किस्सा कहानी सुनने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। चलिए देखिए कैसे होता है। काव्य शास्त्र वह है कि जिसमें, हम यहाँ लिखते हैं, आप लोग साथ में लिखेंगे, जिसमें काव्य के सभी पक्षों का, जिसमें काव्य के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाता है, काव्य शास्त्र कहलाता है। अभी हम आपको केवल एक बात बताएं कि काव्य शास्त्र आखिर क्या है, और चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, वो मामला अलग है, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे।
काव्य शास्त्र क्या है कि जिसमें काव्य के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नोट करिए, देखना नहीं, केवल नोट करना इसको। जिसमें काव्य के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब ये कैसे है? जैसे काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का हेतु का क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो यही सब क्या होती हैं, इसके विविध पक्ष हैं, है ना। यही सब क्या होते हैं, विविध पक्ष होते हैं। तो नोट करिए इसको, जिसमें काव्य के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है और क्या कहलाता है, काव्य शास्त्र कहलाता है। चलिए अब आगे देखिए। अब जब काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन करना है तो अलग अलग पक्ष होंगे, अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग मतलब विचारक हैं, थिंकर हैं, तो अलग अलग क्या बताते हैं कि दरअसल ये काव्य का पक्ष हो सकता है, एक पक्ष ये भी हो सकता है। कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी जितने दिमाग है, जितनी खोपड़ी, उतने अलग अलग क्या होते हैं, विचार होते हैं। तो हम लोग काव्य शास्त्र को पढ़ने की आसानी से इसको दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक का नाम है भारतीय काव्य शास्त्र, एक का नाम क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र, लिखिए। और जो दूसरा है उसका नाम पड़ा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। चलिए, काव्य शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले हम बताएं कि काव्य शास्त्र क्या है, कि जिसमें काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाए, और काव्य शास्त्र है। अब बता रहे हैं कि काव्य शास्त्र दो प्रकार का है, यानी कि काव्य शास्त्र के जो विचारक हुए हैं दो प्रकार के हैं। एक भारतीय काव्य शास्त्र के रूप में आए हैं, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के रूप में आए हैं। जो भारत के विद्वान हुए हैं उन्हें कहा जाता है भारतीय काव्य शास्त्र वाले हैं, जो विदेशी हैं उन्हें कहा जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाले हैं। ठीक बात, इतनी बात समझिए। तो आज हम लोग कौन सा काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र हम लोग बात करने जा रहे हैं। जब भारतीय काव्य शास्त्र खत्म कर लेंगे तो बात करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। चलिए हम आपको एक मोटा मोटा बताते हैं पहले कि काव्य शास्त्र पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या होता है। देखिए, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ थिंकर हैं, जरा नाम उनका नोट करिए। सबसे जो पहले आते हैं प्लेटो, फिर कौन आते हैं, अरस्तु, इनके शिष्य हैं अरस्तु। फिर कौन से आते हैं, क्रोचे, अभिव्यंजनावाद, है ना। क्रोचे के बाद अगर आपको नाम लिखना है, टीएस एलियट, टीएस एलियट। ऐसे करके कुछ दार्शनिक हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक बात, नाम नोट कर लीजिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम जब शुरू करेंगे, यानी जब भारतीय काव्य शास्त्र खत्म कर लेंगे, उस समय हम लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो ये जो दार्शनिक हुए हैं, जो फिलोसफर हैं, इनके कुछ कुछ ये लोग बताए मत अपना, यानी कि अपनी बतिया को लिखे हैं, उसी को जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसी कहते काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। चलिए, तो ऐसे कुछ नाम आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसको अभी हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, भारतीय काव्य शास्त्र। देखिए, नाम नोट करिए, तो मिटाते हैं इसको। चलिए, अच्छा, अगर आप लोग नाम नहीं नोट कर पाते हैं तो वीडियो रोक दिया करिए, है ना, वीडियो रोक करके नाम अपना किसी तरह से नोट कर लिया करिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की। कौन से काव्य शास्त्र की, भारतीय काव्य शास्त्र की। हमें लिख देते हैं। अब शुरू हो गया अपना कौन सा, भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में जरा देखिए क्या क्या पढ़ना होता है, हमारे साथ नोट करते हुए चलिए। जो सबसे पहला पॉइंट आप बना सकते हैं उसको कहते हैं काव्य का स्वरूप, काव्य का स्वरूप। ठीक, इस काव्य के स्वरूप के अंतर्गत दो तीन चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे काव्य लक्षण, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य हेतु, और पढ़ना होता है काव्य प्रयोजन। अभी आप लोग, आज पहली क्लास है तो आप लोग बस हमारे साथ अभी नाम नोट करते हुए चलिए। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे ऐसा समझेंगे कि आप फिर भूलेंगे नहीं कभी, है ना। अभी आप लोग नाम नोट करिए, एक हेडिंग बनाइए, काव्य का स्वरूप। इसके अंतर्गत तीन चीजें पहले नोट करिए, काव्य का लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। ठीक, तीन चीजें नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। नोट हो गया, चलिए। अब एक अलग से इसमें बनाना हेडिंग, उसका नाम है शब्द शक्ति। उसका नाम क्या होता है, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, है ना।
ये जो शब्द शक्ति होती है इसमें 3 पढ़ना होता है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। मतलब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा तो पढ़ने में आसानी होती है ना, और व्यंजना। ये आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में नोट करेंगे अभिधा, व्यंजना और मतलब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्ति पढ़ना होता है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 चीजें और हैं। क्या है? काव्य गुण पढ़ना होता है, काव्य गुण, और एक पढ़ना होता है काव्य दोष। एक और पढ़ना होता है काव्य दोष। ठीक बात, नोट कर लीजिए। एक इसके आगे क्या पढ़ना है? एक पढ़ना काव्य गुण और एक पढ़ना होता है काव्य दोष। ये सब पढ़ाया जाएगा, इसी चैनल पढ़ाया जाएगा, हम ही पढ़ाएंगे आकर के। आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, केवल अभी नोट करिए नाम। ठीक बात, काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया। अब एक टॉपिक आता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, उसी से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। काव्य आत्मा क्या होता है? काव्य आत्मा। एक काव्य आत्मा क्या होती है कि आखिर काव्य में ऐसा क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब एक काव्य आत्मा की चर्चा की गई तो फिर संप्रदाय बनने लगे। क्या बनने लगे? संप्रदाय। इस संप्रदाय का मतलब क्या है कि अलग अलग फिर गुट बनने लगे कि कुछ लोग रस को मानते हैं, यही काव्य की आत्मा है, कुछ लोग अलंकार को कहेंगे, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसी काव्य आत्मा के अंतर्गत संप्रदाय बनने लगे और संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है। जो संप्रदाय बने हैं काव्य शास्त्र में मूलतः कितने हैं? 6। तो जरा अब हम 6 का नाम नोट करते हैं। चलिए लिखिए हमारे साथ। काव्य आत्मा पढ़ेंगे, फिर काव्य आत्मा से हम लोग आएंगे संप्रदाय पे, और संप्रदाय में देखते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं। जरा देखिए, जो पहला संप्रदाय है इसका नाम है रस संप्रदाय। आप लोग संप्रदाय लिखते जाएंगे, है ना, रस संप्रदाय ऐसे करके, रस संप्रदाय। दूसरा कौन सा बना? अलंकार। दूसरा कौन सा बना अपना? अलंकार। तीसरा कौन सा बना? फिर रीति, रीति संप्रदाय। फिर चौथा कौन सा बना? रीति के बाद ध्वनि संप्रदाय। रीति के बाद कौन सा संप्रदाय बना? ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि के बाद 5वां बना वक्रोक्ति, है ना, वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद 6वां बना औचित्य संप्रदाय। क्या बना? औचित्य संप्रदाय। आप लोग संप्रदाय लिखते जाएंगे। तो पहले तो 6 नोट कर लीजिए। जब हम लोग पढ़ेंगे काव्य की आत्मा, तो काव्य आत्मा समझने के बाद आप लोग देखेंगे कि बनने लगे संप्रदाय अलग अलग। कुछ मतलब 2-4 जो प्रस्तोता हैं, जो आचार्य हुए हैं संस्कृत के, वो रस को मानेंगे, कुछ लोग अलंकार को मानेंगे, कुछ लोग रस को खारिज नहीं करेंगे लेकिन रस के साथ अलंकार को मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ना एकदम रस को खारिज करना, केवल अलंकार को मानना। ऐसे कई आचार्य हैं। ठीक बात, देखिए। तो जो रस संप्रदाय के आचार्य हुए हैं उनका नाम क्या है? भरत मुनि। उनका नाम क्या है? भरत मुनि। इसके प्रस्तोता आचार्य कौन है? भरत मुनि। अलंकार के कौन है? भामह। अलंकार के कौन है? भामह। रीति के वामन। रीति के कौन है? वामन। ध्वनि संप्रदाय के प्रस्तोता आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन। ठीक बात। वक्रोक्ति के कौन है? कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कौन हुए? कुंतक। और औचित्य के हुए क्षेमेंद्र। इनका नाम क्या है? क्षेमेंद्र। लिख लीजिए। ये 6 संप्रदाय हैं टोटल, और ये 6 संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य, कुछ प्रस्तोता हैं और कुछ एक दूसरे से कट कट के बने हुए हैं, यानी उधार ले लेकर के, कुछ इसमें से कुछ उसमें से करके बने हुए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते सब प्रस्तोता हैं, लेकिन इसके मतलब कि महत्वपूर्ण आचार्य यही हैं, हम ऐसा करके काम चलाएंगे। तो रस के कौन हुए? भरत मुनि। अलंकार के भामह। रीति के वामन। ध्वनि के आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति के कुंतक है। और औचित्य संप्रदाय के कौन है? क्षेमेंद्र है। ठीक बात, इतनी बात याद रखेंगे आप लोग। अगर इतनी बात आपको याद है तो एक आधा क्वेश्चन तो आप इसी में से कर ले जाएंगे, अगर आपको केवल ये बात याद रह जाए तो।
ठीक, फिर अब जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके, तो एक संप्रदाय पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन से आचार्य हुए, इनकी किताब का नाम क्या है, ये क्या क्या बात कहे हैं, उनका सब श्लोक वगैरह हम लोग याद करेंगे। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करना शुरू करते हैं। तो अभी तक इंफॉर्मेशन या सिलेबस आप इसको कह सकते हैं। अब जरा देखिए, हम लोग बात करते हैं कि काव्य का स्वरूप। बनाइए पहली हेडिंग जो आप लोग बनाए थे, काव्य का स्वरूप, है ना, काव्य का स्वरूप। जब हम लोग बात करते हैं कि काव्य का स्वरूप, तो दरअसल बात हम लोग यह कर रहे हैं कि काव्य जो लिखा जाता है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, है ना, और उसमें ऐसे क्या क्या गुण हो। जैसे अभी आप हम मतलब पीछे लिखे हैं ना कि काव्य का स्वरूप में काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन, ये सारी चीजें मिला के ये डिसाइड करती हैं दरअसल कि काव्य आखिर होना कैसा चाहिए। जैसे तुलसीदास लिखते हैं कि कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कह हित हुई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कीरत यानी कीर्ति, जो आपका यश है वो कीर्ति है, कीरति। भनित यानी जो आपकी भाषा है, भणित भर धातु से बना है भनित, जो आपकी भाषा है, कीरत भनित। भूत यानी जो आपकी संपत्ति है, यानी कि आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी भाषा और आपकी संपत्ति, कीरत भनित भूत भल सोई, वही अच्छी होती है कि सुर सर यानी कि गंगा नदी के समान सबका हित हो, यानी एक समान रूप से जो सबका क्या करे, हित करे। वही क्या है, वही यश, वही कीर्ति और वही संपत्ति क्या होती है, मतलब कि अच्छी मानी गई है। तो इसमें काव्य का स्वरूप का मतलब क्या है कि जो आपका जो भाषा है उसमें जो भणित शब्द आया है वो क्या है, वही दरअसल काव्य है। आपका काव्य भी तभी अच्छा माना जाएगा जब वो गंगा नदी के समान क्या करे, सबका कल्याण एक साथ करने में सक्षम हो। ठीक बात, ये तो एक बात हो गई। वहीं तुलसीदास एक जगह और लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मात नोती, कि हम यानी कि जो तुलसीदास हैं वो स्वांतः सुखा यानी कि अपने सुख के लिए क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी के जो मानस है उसका रचना करते हैं। ठीक बात। तो कभी कई बार क्या करता है कि अपने सुख के लिए भी चीजें लिख सकता है, ये भी एक पक्ष है, अपने सुख के लिए भी आप लिख सकते हैं। वही सुमित्रा नंदन पंत एक कवि हुए हैं, वो लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान गान, है ना। यानी जो कविता है, जो काव्य है, ये कहां से निकला होगा, किसी के विरह काव्य से निकला होगा, कोई विरह में रो दिया होगा और वही क्या हो गई, कविता बन गई। तो अब आपको कुछ कुछ काव्य समझ में आ रहा होगा कि दरअसल काव्य का दायरा क्या है, एक बहुत ही विस्तृत चीज है कि जिसमें क्या, जिसको हम लोग आज समझने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। जो यथा ज्ञान है, यथा सामर्थ्य है, जो गुरुजनों की कृपा से मौजूद है, उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर हम लोग संस्कृत के आचार्यों की बात करें, हम लोग अगर संस्कृत के आचार्यों की बात करें तो एक आचार्य हुए हैं विश्वनाथ। आचार्य कौन हुए हैं, विश्वनाथ। वो लिखते हैं कि वाक्य या वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, लिखिए जरा। ये कौन लिखे हैं, विश्वनाथ, ये आचार्य विश्वनाथ लिखे हैं। अभी बस आप नोट करते हुए चलिए, देखेंगे कि आपके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप भूलेंगे नहीं कभी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा कौन लिखते हैं, विश्वनाथ कहते हैं कि आप उसी वाक्य को काव्य मान सकते हैं, वही काव्य है जो क्या करे, हमारे मन में आनंद उत्पन्न कर दे, हमें रसानुभूत में डुबो दे, वही क्या है, काव्य है। इसको पहले आप लोग इतना नोट करके फिर समझाते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य का स्वरूप हेडिंग है, उसमें लिखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, ऐसा कौन कहे, विश्वनाथ कहे। अब हम इसको मिटाते हैं, देखिए कैसे होता है। इसका मतलब क्या था, जो संस्कृत में हम कहे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि वाक्य रसात्मक, जो हमें क्या करे, रस की अनुभूतियों से क्या करे, डुबो दे, वही क्या है, काव्य है। जो हमारे मन में आनंद की लहरें उमंगित कर दे, वही क्या होता है, काव्य होता है। देखिए, किसी कवि की जो मतलब कि व्यक्तिगत अनुभूति होती है, आप लोग उसके नीचे ऐसे लिखते चलेंगे, व्यक्तिगत अनुभूति होती है,
वो उसको क्या करता है, किसी भाषा या शब्द में बांधने का प्रयास करता है, भाषा या शब्द, है ना। जो किसी कवि की, व्यक्ति की क्या है, पर्सनल अनुभूति है, व्यक्तिगत अनुभूति होती है, वही उसको क्या करता है, भाषा या शब्द में बांध देता है, और वही धीरे धीरे क्या हो जाती है, शक्ति यानी कि सार्वभौमिक हो जाती है। सार्वभौमिक क्या हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। मतलब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो, अच्छा, वाक्यम रसात्मक काव्य में यानी कि रस में करुण रस भी हो सकता है, वो श्रृंगार रस हो सकता है, हास्य रस हो सकता है। रचना हमें किसी भी रस में क्या करेगा, डुबो दे, तो वही क्या है, काव्य है। तो जो कवि लिखेगा वो अपनी खुद की अनुभूति लिखेगा, अपना खुद का भाव लिखेगा, लेकिन वही भाव, वही भाषा, वही शब्द धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरे समाज में ऐसा व्याप्त हो जाता है कि जैसे लगता है कि दरअसल ये उस कवि, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है, बल्कि यह सारे समाज की अनुभूति है, हमारे और आपके मन की क्या है, अनुभूति है, ऐसा करके। ठीक बात। इसको कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम। चलिए, एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है भामा। एक कौन से आचार्य हुए हैं, भामा। वो कहते हैं कि शब्दार्थ सहित काव्यम। देखिए जरा, वो लिखते हैं, दूसरा है, वो पहला था, ये दूसरा है। वो लिखते हैं कि शब्दार्थ सहितम काव्यम। शब्दार्थ सहितम काव्यम। वो कहते हैं कि काव्य वही है कि जिसमें क्या हो, शब्द और अर्थ दोनों क्या हो, मिले हुए हों। जो आचार्य कौन कर रहे हैं, भामा, नाम लिख लीजिए, आचार्य भामा कहते हैं। आचार्य भामा कह रहे हैं कि शब्दार्थ सहित काव्यम, यानी कि जिस काव्य में शब्द और अर्थ हो, केवल शब्द हो ऐसा नहीं है कि आप केवल लिख रहे हैं और उसका कोई आशय ही नहीं निकल रहा हो, तो काव्य काव्य नहीं होता है। काव्य काव्य तभी बनता है कि जब उसमें क्या हो, शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलना शुरू हो जाए। वह अर्थ आपके सेंस में हो सकता है, हमारे सेंस में हो सकता है, किसी के सेंस में हो सकता है, तो उसको भामा कहते हैं कि वही क्या है, काव्य है। तो ये तो हुई काव्य की बात। अब आइए देखते हैं हम लोग जरा, अंग्रेजी में कहा जाता है ये जो काव्य है यानी पोएट्री, इसको कहते हैं कि पोएट्री इज ए इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर इमोशन एंड इमेजिनेशन। चलिए, तो हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको काव्य शास्त्र की थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी, और ऐसे ही हम लोग आगे का लेक्चर्स करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग धैर्य के साथ सुने यहाँ तक, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।